नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में हम हर हफ्ते किसी खास शख्सियत से विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषयों पर बात करते हैं। आज के एपिसोड में भी हम ऐसे ही खास शख्स हमारे साथ हैं जिनसे हम महिला स्वास्थ्य, कुपोषण, टीबी जैसे विषय पर बात करेंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं और इस क्षेत्र से, स्वास्थ्य के क्षेत्र से, मेडिकल क्षेत्र से सरकार की जो स्वास्थ्यगत योजनाएं चलती हैं उनके विषय में बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं, उनको क्रियान्वित करने में अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे प्रभाकर जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले दर्शकों को बता दें कि सरकार ने कुछ ही दिन पहले महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला लिया है। इस फैसले के पीछे सरकार ने तर्क दिया है कि कम उम्र में शादी कुपोषण की बड़ी वजह है और कुपोषण को भी टीबी होने का बड़ा कारण माना जाता है। कैसे यह बीमारी महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है और सरकार के फैसले के बाद महिला स्वास्थ्य की दिशा में सकारात्मक परिणाम किस तरह देखे जा सकते हैं, इसी विषय पर हम आज के कार्यक्रम में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रभाकर जी, कार्यक्रम की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि कोरोना काल में स्वास्थ्य और इम्यूनिटी को लेकर सजगता बढ़ी है। इस बीच टीबी जैसी जो पहले से चली आ रही बीमारियां हैं उनकी क्या स्थिति है और इस संबंध में कितनी जागरूकता है? सभी दर्शकों को नमस्कार। अंकुर, जैसा आपने बताया कि पिछले करीब 1-1.5 साल से हम लोग कोविड या कोरोना से जूझ रहे थे। निश्चित तौर पर इसमें जो दूसरी बीमारियां हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान कम था, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो बीमारियां ख़त्म हो चुकी थी या उन बीमारियों की गंभीरता कम हो गई थी। जैसा आपने बताया कि टीबी हो या दूसरे संक्रामक रोग हों, उस समय भी उतने ही तीव्रता से हम सभी को अफेक्ट कर रहे थे जितना पहले कर चुके थे। अगर हम बात करें टीबी को, तो हम देखते हैं कि टीबी कोई नई बीमारी नहीं है। पहले भी आपने देखा होगा कि टीबी की बीमारी लंबे समय से हम इसको जानते थे। पहले इसके लिए ये ज़रूर था कि दवाएं या औषधियाँ इतनी अच्छी उपलब्ध नहीं थी। इस कारण से आपने सुना होगा कि जो भी टीबी से पीड़ित या क्षय रोग से पीड़ित या यक्ष्मा भी इसको कहते थे, उन्हें सेनेटोरियम में भर्ती करवा देते थे और सिर्फ ये माना जाता था कि अच्छी हवा, अच्छा पोषण, सिर्फ यही इसका इलाज है। निश्चित तौर पर अच्छा पोषण, अच्छी हवा उसमें मदद करती है, पर जैसे जैसे टीबी की नवीनतम दवाएं आती चली जा रही हैं, टीबी एक ज़माने में असाध्य रोग माना जाता था और अब जो टीबी है वो सामान्य बीमारियों की तरह ही माना जाता है और सामान्य बीमारियों की तरह ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो अगर हम देखें, कोविड में भी जो चर्चा भले ही कम हो गई हो, पर टीबी का या टीबी के रोग का इम्पोर्टेंस कम नहीं हुआ था और इसका इम्पोर्टेंस लगातार अभी भी बना हुआ है। ये अभी भी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि हम 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। यानी हम इसको ऐसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं जब ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ना रहे। तो हमारा अभी भी लक्ष्य यही है और इसी लक्ष्य को साथ में लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज़ देखी जाती है कि टीबी के लक्षण सामान्यतः बहुत देर से नोटिस किए जाते हैं। हम शुरुआत में इसको पकड़ नहीं पाते हैं या इसको सामान्य खांसी समझते हैं या सामान्य बुखार समझ लिया जाता है। तो कैसे लक्षण देखे जाते हैं और जब हमें इस तरह के लक्षण नज़र आएँ तो हम उसे इग्नोर ना करें, उसे गंभीरता से लें और उसकी जाँच कराएँ? आपका कहना बिल्कुल सही है और बहुत ही एक ज़रूरी क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। हमारे दर्शकों को यह जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, हम लंबे समय से ये मानते रहे हैं कि जो टीबी है मूलतः फेफड़ों की बीमारी है, पर अगर हम ये देखें तो टीबी शरीर के लगभग सभी अंगों को किसी न किसी तरह से अफेक्ट कर सकती है। ये जरूर है कि जो फेफड़े की टीबी है उसके केसेस हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो फेफड़े की टीबी है वो संक्रामक होती है, उससे संक्रमण फैलता है। संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा या लगभग हम कहें तो मोटे तौर पर एक्सक्लूसिवली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या फेफड़ों की टीबी से होता है। पर इसके अलावा भी
हम देखते हैं कि हमें पेट की एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, बोन की या बोनी स्पाइन जिसको कहते हैं हम, उसकी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, जिसको हम पॉट स्पाइन कहते हैं या कॉक्स एब्डोमेन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि दिमाग तक भी टीबी फैल सकती है, जिसमें हम ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस या ट्यूबरकुलोमा देख सकते हैं। अब अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इनके सबके साइंस और सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स देखे जाते हैं, जिसको पहले से भी, जैसे पहले हम ये कहते थे लंबे समय की खांसी या 2 हफ्ते से अधिक की खांसी, वो अभी भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा 2 हफ्ते से अधिक का अगर बुखार है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं हमें कोई टीबी जैसी क्रॉनिक बीमारी तो नहीं है। इसके अलावा जिन अंगों में ये ट्यूबरकुलोसिस होता है, जैसे पेट का टीबी या एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, लंबे समय का एब्डोमिनल पेन जिसके लिए हम कोई और डिजीज़ या कोई और कारण या कोई और पैथोलॉजी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या जैसे हम कहते हैं हड्डी का या स्पाइन का टीबी, यानी लंबे समय से पीठ में दर्द है और या पीठ में दर्द का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। आपने देखा होगा कि जैसे आप पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम है, वहाँ पर लोग मालिश करवाते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं रहता कि ये टीबी भी हो सकती है। तो टीबी के जो लक्षण हैं वो अलग अलग, मोटे तौर पे जो हम देखते थे कि बुखार आना 2 हफ्ते से अधिक, 2 हफ्ते से अधिक की खांसी में बलगम और खून आना, ये सारे के सारे लक्षण टीबी में अभी भी देखे जाते हैं। और अगर इस तरह की कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। बच्चों में अक्सर जो कुपोषण की समस्या है, तो कुपोषण के कारण टीबी की कितनी संभावना है? क्या अच्छे खान पान से, सुपोषण से किस हद तक टीबी के खतरे को कम किया जा सकता है? ये आपका बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। जब हम कुपोषित बच्चों को देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो अंडर नरिश्ड बच्चे हैं या कुपोषित बच्चे हैं जिनकी बाढ़ समय से कम है, उनमें टीबी और दूसरी संक्रामक बीमारियों का खतरा काफ़ी अधिक रहता है। इसीलिए जो आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, जिन्हें हम संक्षेप में NRC कहते हैं, वो जगह जगह पर स्थापित किए हैं। भोपाल में भी ऐसे 5 सेंटर्स चल रहे हैं। इसके अलावा एम्स में हमारा एक महत्वपूर्ण सेंटर चल रहा है, जिसमें मेडिकली जो कॉम्प्लिकेटेड कुपोषित बच्चे रहते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। वहाँ पर अगर हम देखें तो जो टीबी का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है वो उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि जो बच्चे कुपोषित हैं उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, रेजिस्टेंस पावर है, वो कम हो जाती है, और वो कम होने से जो टीबी जैसे संक्रामक रोग हैं वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। और निश्चित तौर पर आपने ये जो प्रश्न उठाया है, आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि जो टीबी है वो एडल्ट्स की बीमारी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चों का प्रतिरोधक क्षमता कम है, बच्चे किसी ऐसे रोग से पीड़ित हैं जिसमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उसमें टीबी होने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। और कुपोषण जो है वो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो अगर हम अपने बच्चों को कुपोषण से बचा सके तो निश्चित तौर पर ये टीबी से बचने में भी हमारी बहुत अधिक मदद करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि अक्सर देखते हैं हम कि महिलाएं जो हैं वो घर के काम काज में या अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त होती हैं कि उन्हें जो टीबी जैसे लक्षण यदि नज़र आते हैं तो बहुत लंबे समय तक उसको ध्यान ही नहीं दिया जाता है, जांच नहीं करवाई जाती है। वहीं यदि तुलनात्मक तौर पर पुरुषों में देखें तो पुरुष फिर भी इसे थोड़ी गंभीरता से लेकर हो सकता है कि जांच करवा लें, लेकिन महिलाओं को भी इस संबंध में अवेयर रहने की ज़रूरत है, या उस परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं उन्हें महिलाओं के यदि इस तरह के लक्षण नजर आए तो वे गंभीरता से लेते हुए जांच कराएं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा आपने बताया बिल्कुल सही है कि जो गृहिणी है, अगर हम देखें तो एक तरह से वो पिवट है पूरे की पूरी गृहस्थी का, और उसका ये हमेशा सोचना रहता है कि मैं अपने आप को सबसे आखिर में देखूंगी, पहले मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, पहले मैं इनका सब कुछ कर दूं और उसके बाद में अपने आप पे ध्यान दूं। पर आपने जो ये क्वेश्चन उठाया है बिल्कुल सही है, चूंकि वो हमारी पूरी गृहस्थी का, पूरे घर का पिवटल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा हम सबका भी एक कर्तव्य बनता है। घर के सभी सदस्यों को उसकी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना उनका सबका कर्तव्य है।
और आप जैसे बोल रहे हैं, कई बार इसी सिलसिले में जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनको हल्की खांसी आ रही है पर ओवरलुक कर देते हैं, बुखार आ रहा है, बुखार की दवा कहीं आसपास से ले ली, उसको ओवरलुक कर दिया। या जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है टीबी का, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि शाम के समय उसमें बुखार आना शुरू होता है। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि दिन भर काम करने से थकान आ गई होगी इसलिए बुखार जैसा लग रहा है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है, या जैसे महिलाएं हैं दिन भर काम करती हैं, उनको जो स्पेशली घर में काम करती हैं, उनको ऐसा लगता है कि दिन भर काम करने के कारण मेरी पीठ में या नीचे कमर में दर्द होने लगा होगा। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, अगर ये सिम्टम एक आध दिन के हैं तो हो सकता है कि कोई एक्यूट रीजन के कारण हो, पर ये सिम्टम अगर लगातार दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लगातार शाम को बुखार आ रहा है या 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार आ रहा है, लगातार खांसी आ रही है, लगातार कमर दर्द हो रहा है, या कोई भी इस तरह की समस्या आ रही है, तो निश्चित तौर पर उन्हें अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए। और यहाँ जो आपने एक बात महिलाओं की चूंकि उठाई है, तो मैं यहाँ ये भी ज़रूर जानकारी देना चाहूँगा कि जो महिलाओं में निसंतानता का सबसे बड़ा कारण है वो ट्यूबरकुलोसिस अभी तक पाया गया है। तो अगर महिलाओं में निसंतानता की कोई ऐसी दिक्कत होती है तो उसमें जब भी वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो टीबी की जांच जरूर से करवाते हैं। तो महिलाओं में कई शरीर के अंगों में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, उनके साइंस एंड सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, पर अगर कभी भी ऐसा लगता है कि सिम्टम्स लगातार दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर जांच करवाना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। जी, सरकार भी महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सजग है और यही वजह है कि हाल ही में महिलाओं की शादी की उम्र जो 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला लिया गया है, और इसके पीछे भी महिलाओं के स्वास्थ्य का ही हवाला दिया गया है। सरकार का ये कहना है कि कम उम्र में मां बनने से और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ आने से टीबी या ऐसी दूसरी अन्य स्वास्थ्यगत समस्याओं की संभावना रहती है। तो सरकार का ये जो फैसला है, इस फैसले के बाद किस तरह से महिला स्वास्थ्य की दिशा में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे? अगर हम देखें तो हमेशा से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता में रहा है। और हम अगर देखें तो जो उम्र का जहाँ तक सवाल है, ये अगर पूरी तरह से देखा जाए तो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, अगर हम देखें कि शारीरिक विकास है, उस विकास से पूरी तरह से संबंधित है। अगर हम ये देखें 18 साल तक ये माना जाता था कि लगभग शरीर का विकास पूरा हो जाता है, और विकास हो जाने पर ही अगर, क्योंकि आप जानते हैं कि शादी जब होती है, शादी के 1 आध साल बाद या कुछ समय पश्चात बच्चे होते हैं, और बच्चे होने के लिए ज़रूरी है कि जो भी माता पिता बन रहे हैं वो पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार हों। तो अब हम इसमें दोनों के दोनों आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, मानसिक स्वास्थ्य का जो इम्पोर्टेंस है वो भी इसमें बढ़ता चला जा रहा है। जो मैच्योरिटी वाली बात है वो भी आती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का ये जो कदम है ये स्वागत योग्य कदम है। इससे महिलाओं में और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी, जो भी परिवार है, जो भी शादी करने के पहले, उसमें शारीरिक और मानसिक तौर पर वो इतना स्वस्थ हो सकेगा कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में एक मैच्योर डिसीजन ले पाएगा। और शारीरिक स्वास्थ्य अगर उसका ठीक होगा, शारीरिक तौर पर सक्षम होंगी महिलाएं या जो माताएं बनने वाली हैं, तो निश्चित तौर पर जो अगली पीढ़ी आएगी वो भी उतनी स्वस्थ और सक्षम होगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम उसको दोनों तौर पर देखें, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और यहाँ तक कि सामाजिक तौर पर, तो हमें सरकार के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। और हमें व्यावहारिक तौर पर यह देखना चाहिए कि इससे जो महिलाओं की स्थिति है उसमें और अधिक सुधार देखने को मिलेगा। कम उम्र में शादी से मातृ मृत्यु दर बढ़ने की भी बात कही है, कुपोषण जैसी समस्याओं की बात कही जाती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या टीबी भी मातृ मृत्यु दर का कारण बनता है, इसमें इजाफा होता है? देखिए, टीबी डायरेक्टली तो मातृ मृत्यु का कारण नहीं बनता है, बहुत ही कम ऐसे केसेस रहते हैं। पर जो आपने कम उम्र में शादी वाली बात कही है, तो जो कम उम्र में शादी है वो निश्चित तौर पर मातृ मृत्यु से जुड़ी हुई है। अगर हम मातृ मृत्यु के केसेस का विस्तृत विश्लेषण करते हैं, उनके कारणों पर जाते हैं, तो उनके कारणों में 2 बहुत इम्पॉर्टेंट कारण समझ में आते हैं। एक होती है
अर्ली जो पेरेंटहुड रहता है, मतलब कि जो अत्यंत कम उम्र में माताएं बनती हैं या फिर बहुत लेट उम्र में माताएं बनती हैं जिनके मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुके होते हैं और जिसको कहते हैं ग्रांड मल्टी ग्रेविडा, तो निश्चित तौर पर कम उम्र में शादी या कम उम्र में बच्चों का पैदा होना मातृ मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारक है। और निश्चित तौर पर जो प्रयास सरकार कर रही है और जो सामाजिक तौर पर भी अब धीरे धीरे शादी की उम्र और साथ में ये उम्र बढ़ रही है, उससे निश्चित तौर पर मातृ मृत्यु कम करने में हमें हेल्प मिलेगी। जी, यदि मेडिकल हिस्ट्री यदि इस तरह की हो, जैसे किडनी की बीमारियां हो या फेफड़ों संबंधी कोई बीमारी हो, तो पहले से जो चली आ रही बीमारियां हैं लगातार जिनको लेकर जिनका इलाज चल रहा हो, तो ऐसे लोगों को टीबी की संभावनाएं कितनी रहती है? आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां जैसे क्रॉनिक रीनल फेल्योर ही है या जैसे एड्स होता है, HIV होता है जिसमें कि इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाती है। तो ऐसी जो भी बीमारियां हैं जिसमें किसी तरह से इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट आती है, मतलब जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, या कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम लोग इम्यूनो सप्रेशन के लिए दवाइयां देते हैं। जैसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स रहते हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को रिजेक्शन के लिए हम लोग दवा देते हैं लगातार, जिससे कि वो ऑर्गन रिजेक्ट ना हो। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां भी हैं, बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिनमें या तो इम्यूनो कंप्रेशन यानी प्रतिरोधक क्षमता अपने आप उन बीमारियों के कारण कम होती है, या फिर हम उन इम्यूनो कंप्रेशन देते हैं कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो ऐसी कोई भी बीमारी या ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें इम्यूनो कंप्रेशन होता हो, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती हो, तो निश्चित तौर पर ऐसी सब बीमारियां टीबी जैसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को बढ़ाने का काम करती हैं और उसके खतरे को बढ़ाती हैं। जी, एक और बात जो डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगा कि ग्रामीण या जो दूरस्थ अंचलों में टीबी और इस बीमारी के लक्षणों के प्रति कम जागरूकता है। आप कुछ देर पहले बता भी रहे थे कि यदि पीठ में दर्द हो तो लोग मसाज या मालिश करवाने लगते हैं और उससे ही ठीक होने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे दूरस्थ अंचलों में यदि इस विषय में जागरूकता लाना है तो किस तरह के कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं या और उठाए जाने चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि अब जो स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच है वो धीरे धीरे अपने दूरस्थ अंचलों तक लगातार बढ़ती चली जा रही है, और जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो जिसको हम कहते हैं कि अंतिम छोर तक पहुंचाने के सरकार के प्रयास लगातार चल रहे हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि आजकल जैसे हमारा ये टीबी है या जो केबल टीवी और दूसरे नेटवर्क हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो आप देखते हैं कि भले ही अब जो प्रिंटेड मीडिया है उसकी भी पहुंच रिलेटिवली बढ़ी है, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से अब देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां तक उसकी पहुंच ना हो। तो दोनों चीज़ें हम लोग अपना जो IC जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, वो जितना हमारा मजबूत होगा, जब तक जितना लोगों को ये मालूम होगा कि हमें कब सलाह लेनी है, मेडिकल एड कब लेनी है, उतना ही इसमें हमें फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो टीबी जैसी बीमारियों के लिए इंसेंटिव्स भी दे रही है। जैसे आपने बीच में पोषण की बात की, जो भी टीबी के पेशेंट्स हैं उनको 500 रुपये महीना सरकार देती है जिससे वो अपना पोषण सुधार सके। इसके साथ साथ जो टीबी का डायग्नोसिस है, टीबी का डायग्नोस अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर या कोई प्रैक्टिशनर भी करता है तो उनको भी सरकार इंसेंटिव देती है कि आप टीबी के केसेस को लगातार सरकारी सिस्टम को इन्फॉर्म करें, तो उसके लिए भी दे रही है। यहाँ तक कि जो हमारे आशा वर्कर्स हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो अब गांव के कोने कोने तक फैल गए हैं, वो भी अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाते हैं तो ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए भी उनको सरकार इंसेंटिव दे रही है। तो अगर हम देखें तो सरकार का ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है जिसमें सरकार टीबी की पहचान के लिए, टीबी की जानकारी के लिए, टीबी की ट्रीटमेंट के लिए, टीबी के ट्रीटमेंट
कंप्लीशन के लिए सभी के लिए इंसेंटिव्स भी दे रही है, मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है, और न सिर्फ टीबी के पेशेंट्स के लिए, यहाँ तक कि जो टीबी के केस के संपर्क में आ रहे हैं उनके प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए भी मुफ्त दवा उपलब्ध करा रही है। तो टीबी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी बिल्कुल फ्री है। जो हमारे पीड़ित भाई बंधु हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे तो सरकारी दवाइयाँ लें, चाहे तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जाकर उनसे उपचार लें। सभी के लिए सरकार परमिट करती है और सरकार सभी को मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराती है। तो रही बात इसकी कि कितना हम लोग वहाँ तक पहुँचे, तो संचार के साधन, और जो आप जानते हैं कि गांव में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत काम करती है। तो यहाँ तक कि सरकार ने ये भी ऑप्शन दिया, जो पहले डॉट्स प्रोवाइडर होते थे, अगर कोई टीबी का पेशेंट खुद क्योर हो गया है, उसके गांव में उसके अड़ोस पड़ोस में कोई दूसरा टीबी का पेशेंट है, तो उसके लिए वो डॉट्स प्रोवाइडर का काम कर सकता है, उसको वो दवाई दे सकता है और उसके लिए भी सरकार उसको इंसेंटिव देगी। तो सरकार सभी तरह से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, प्रिंटेड मीडिया के माध्यम से हो, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से हो, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से हो, सभी के माध्यम से लगातार अपनी जानकारी कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अब बहुत थोड़ा समय हमारे पास बचा है। टीबी के जो मरीज हैं, जो इससे पीड़ित हैं, उनके निदान और उपचार के लिए दोनों ही स्तरों पर कि यदि कोई मरीज है तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए, किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, और एक सामूहिक तौर पर यदि हम बात करें कि समाज का क्या बिहेवियर टीबी के पेशेंट के साथ होना चाहिए, या चिकित्सकीय उसे किस तरह की सुविधाएं ली जानी चाहिए, चिकित्सकों को क्या करना चाहिए, तो इस विषय में समग्रता से संक्षेप में अपनी बात रखें। लगभग सभी मोटी मोटी बातें हम लोग कवर कर चुके हैं, पर फिर से जैसे आपने शुरू किया है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब किसी भी टीबी के मरीज को ये जानकारी दी जाती है कि उसको टीबी की बीमारी हो गई है, तो उसका पहला रिएक्शन रहता है कि अरे मुझे कैसे टीबी हो सकता है, मुझे तो टीबी हो ही नहीं सकता, शायद आपकी जांच में कोई गलती होगी। तो पहली चीज़ तो है कि अगर टीबी है, खुद मरीज को, मरीज के परिवार को ये मान के चलना चाहिए जैसे दूसरी बीमारियां हैं वैसे ही टीबी की बीमारी है, इसका इलाज उपलब्ध है, इसका इलाज सर्वश्रेष्ठ इलाज सरकारी तौर पर निःशुल्क उपलब्ध है और उसको इससे डरने की जरूरत नहीं है। पहले ये माना जाता था कि टीबी की बीमारियां बहुत जल्दी फैलती हैं। एक और चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो फैलने वाली टीबी है वो सिर्फ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है, और वो जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है उसका भी अगर उपचार शुरू कर दिया जाए तो बहुत जल्दी वो जो पेशेंट है वो टीबी फैलाना नहीं है जी। और इसके अतिरिक्त इसीलिए हम जो परिवार के या कॉन्टेक्ट्स हैं उनको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो सबसे पहला तो मेरा आप सभी से आग्रह यही है कि अगर किसी को टीबी है तो घबराएं नहीं, जैसे दूसरी बीमारियां ठीक हो सकती है टीबी ठीक हो सकती है। दूसरी चीज़, जैसे ही इलाज शुरू होता है मरीज को कुछ आराम लगता है तो उसे लगता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। अगर टीबी का इलाज शुरू हुआ है, जितने समय के लिए डॉक्टर ने हमें सलाह दी है उतने समय हम अपना ट्रीटमेंट जरूर लें और उस ट्रीटमेंट को जरूर पूरा करें। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हम देखें मोटे तौर पर 6 महीने से, और अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो और अधिक समय तक उसका इलाज चलता है। तो जब तक हमें हमारा फिजिशियन या हमारा डॉक्टर ये ना कह दे कि अब आपको आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तब तक उस ट्रीटमेंट को हम जरूर पूरा करें। साथ के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनका ये कर्तव्य है कि जो भी वो मरीज है उसका साथ दें, उसे ये बताएं कि अच्छा तुम्हें ट्यूबरकुलोसिस थी, ठीक हो जाओगे। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे निश्चित तौर पर हम उसको और जल्दी ठीक कर पाएंगे। दूसरा, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था पोषण का। आज पोषण, टीबी और इसके अलावा ऐसे सभी बीमारियां जिसमें हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो जो भी हमारे यहाँ टीबी का मरीज है उसके पोषण पर जो हाई प्रोटीन डाइट है, जो नेसेसरी विटामिन्स है, वो जो भी ये हमारा डॉक्टर सलाह देते हैं उसके हिसाब से वो पोषण का हम लोग अवश्य ध्यान रखें। तीसरी चीज़, अगर कोई टीबी है, अगर आसपास ऐसा लगता है, आमतौर पर ऐसा होता है कि उनके आसपास या शरीर में, कांटेक्ट में, परिवार में किसी अन्य को भी होने की
आशंका हो सकती है, तो उनको भी हम सामने लाएं। उनके अगर लक्षण है, जैसे पहले भी हम लोगों ने किया कि कई बार ऐसा होता है कि लक्षण होने के बावजूद भी हम ये मान के चलते हैं कि नहीं ये टीबी नहीं है, ये तो ऐसे ही थकान के कारण हो गया होगा या कोई और बीमारी होगी इसलिए हो रहा होगा, कोई छोटी मोटी बीमारी है। तो अगर इस तरह का कोई भी सस्पिशन है तो निश्चित तौर पर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मैं अपने चिकित्सक बंधुओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि ओपीडी में हमारे पास तरह तरह के मरीज आते हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि लगभग 4% मरीज हमारी ओपीडी के ऐसे होते हैं जिनका हमें टीबी के लिए जांच करवाना चाहिए। तो अगर हम हमारे चिकित्सक बंधु इस वक्त चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर उनके मन में कोई इस तरह का शंका आए या कोई पेशेंट इस तरह के लक्षण लेके आए, तो उनके मन में भी आना चाहिए कहीं ये टीबी तो नहीं। क्योंकि जो हम ये मानते हैं कि हमारी आंखें वही देखती हैं जो हमारा दिमाग जानता है। तो अगर हम इन लक्षणों को ध्यान में रखकर सस्पेक्ट करेंगे, अगर हम करेंगे तो शायद हम इसको और जल्दी कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरह की जो डॉक्टर साहब ने एक बात कही आखिर में कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भी व्यक्ति को यदि टीबी हुई है, यदि वो डिटेक्ट हुई है, तो उन्हें बहुत ही सकारात्मक सोच रखना होगी कि भाई ये टीबी है, सही हो सकती है। पहले वाला जो समय था कि जब इसे लाइलाज बीमारी माना जाता था, अब ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छा बेहतर ट्रीटमेंट है और अमूमन अधिकतर जो केस है, ये मान के चलिए कि 100 में से 90-95% केस जो हैं वो इसमें क्योर होते हैं, ठीक होते हैं। तो इसलिए जब हम इस सकारात्मकता के साथ यदि हम इस टीबी की बीमारी से लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और साथ ही समाज की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे टीबी के किसी भी मरीज के साथ बहुत ही सदाशयता का व्यवहार करें, उसको किसी भी तरह से समाज से अलग रखते हुए उसको इग्नोरेंस का जो फीलिंग है वो ना आने दें। ये हमारी सामूहिक तौर पर समग्र जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार तमाम तरह के विषयों को लेकर हमने टीबी के संबंध में, महिला स्वास्थ्य के संबंध में यहाँ पर डॉक्टर साहब से चर्चा की। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम आमने सामने में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिलहाल हम यहीं रुकते हैं, लेकिन अगले हफ्ते जब हम इस कार्यक्रम में आपसे जुड़ेंगे तो फिर किसी नई हस्ती के साथ किसी नए विषय पर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।